आज हमारे सामने क्लास 10 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक। ये एक बहुत डिटेल्ड सोर्स है। और इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम कोई बड़ा सा लेगो सेट देख रहे हैं। सोर्स का दावा है कि वो हमें इसके सबसे बेसिक टुकड़े यानी एटम्स और बॉन्ड से बिल्कुल शुरू करके फिर उन्हें जोड़कर मीथेन, इथेन जैसे कंपाउंड्स बनाना सिखाएगा। और फिर उनमें स्पेशल पार्ट्स मतलब फंक्शनल ग्रुप्स लगाना भी। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये दावा कितना सच है और कार्बन की इस दुनिया को बनाना सीखते हैं। बिल्कुल। और ये लेगो सेट वाली बात आपने बिल्कुल सटीक कही। क्योंकि इस पूरे खेल का पहला नियम यही समझना है कि ये टुकड़े, ये एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। अच्छा। सोर्स की शुरुआत भी इसी बुनियादी सवाल से होती है। ज्यादातर तत्व क्या करते हैं? लेन देन, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। लेकिन कार्बन का तरीका अलग है। वो करता है साझेदारी, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सोर्स में से समझाने के ही एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो क्लास वाला। हाँ, मान लीजिए क्लास में टीचर आने वाले हैं और एक दोस्त के पास कॉपी है, किताब नहीं। दूसरे के पास किताब है, कॉपी नहीं। अब कोई अपनी चीज हमेशा के लिए तो देगा नहीं, तो वो जुगाड़ करते हैं, अपनी अपनी चीजें बीच में रख लेते हैं और शेयर करके काम चला लेते हैं। तो क्या एटम्स भी इतने समझदार होते हैं? हाँ, बिल्कुल यही समझदारी दिखाते हैं। जब दो एटम को लगता है कि इलेक्ट्रॉन देना या लेना मतलब बहुत महंगा सौदा है, तो वो साझेदारी का रास्ता अपनाते हैं। अच्छा। हाँ, क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। हर क्लोरीन एटम के बाहरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसे अपना ऑर्बिट, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक और चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ एक। तो दोनों सोचते होंगे कि भाई एक देने से अच्छा है एक शेयर कर लो, दोनों का काम हो जाएगा। एकदम सही। दोनों क्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और कहते हैं ये मेरा भी है और तेरा भी। तब बनता है, उसे ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सोर्स में जो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें वो मजे में गोलू गोलू स्ट्रक्चर कहता है, वो इसे समझने में काफी मदद करते हैं। हाँ, वो विजुअलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो समझ आ गई, पर अगर किसी को ज्यादा भूख हो तो, मतलब उसे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए हो? बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या वो अलग अलग एटम से दोस्ती करता है या एक ही दोस्त से ज्यादा गहरी दोस्ती करता है? वो एक ही दोस्त से ज्यादा गहरी दोस्ती करता है। ऑक्सीजन को देखिए। अच्छा। उसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है। हाँ, 2 की। तो वो अपने साथी ऑक्सीजन एटम से कहता है, चलो हम और तुम दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, और इसी से बनता है डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में तो शायद 3 की जरूरत होती है। बिल्कुल, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने साथी से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। वाह। और ये केमिस्ट्री की सबसे मजबूत दोस्तियों में से एक है। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये एक तरह से साझेदारी की अलग अलग गहराइयां हैं। सोर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कार्बन का भौकाल। और ये पढ़ते हुए मुझे भी यही लगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसी एक पर टिकी है। ऐसा क्या खास है इसमें? इसकी खासियत जो है वो इसकी दुविधा में छिपी है। दुविधा? हाँ, कार्बन के भारी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए इसे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे या किसी से लेने पड़ेंगे। हाँ, और दोनों ही रास्ते इसके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? 4 देना या लेना तो सीधा साधा हिसाब लगता है। देखने में लगता है पर है नहीं। सोचिए, 4 इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के खिंचाव से निकालकर बाहर फेंकने में जबरदस्त एनर्जी लगेगी। अच्छा। जो इसके पास नहीं है। और अगर ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले भी ले तो इसके छोटे से न्यूक्लियस में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बाहर से आए 4 नए मेहमान इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सके। वो इसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा। तो ना ये दे सकता है ना ले सकता है। इसीलिए ये हमेशा शेयरिंग का रास्ता चुनता है। बिल्कुल। कार्बन हमेशा अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी खूबी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। टेट्रावैलेंसी? हाँ, ये एक हाथ से हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, दूसरे से ऑक्सीजन को, तीसरे से नाइट्रोजन को और चौथे से किसी और कार्बन को। यही वो सुपर पावर है जो इसे अनगिनत कंपाउंड्स बनाने की आजादी देती है। तो ये केमिस्ट्री का अल्टीमेट नेटवर्कर है एक तरह से। हाँ। और इसी नेटवर्किंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ, करते हैं। क्या सोच में इन्हें समझने का कोई सिस्टम बताया गया है? हाँ, और ये सिस्टम सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये केमिस्ट्री की यूनिवर्सल भाषा है। इसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यूनिवर्सल भाषा? हाँ,
इसके आने से पहले एक ही कंपाउंड के दर्जनों लोकल नाम होते थे, बहुत कंफ्यूजन होता था। नोमेनक्लेचर ने उस पूरी गड़बड़ी को खत्म कर दिया। तो ये भाषा काम कैसे करती है? इसका व्याकरण बहुत सरल है। हर नाम के 2 हिस्से होते हैं। ओके। पहला हिस्सा प्रीफिक्स, ये बताता है कि चेन में कार्बन कितने हैं, जैसे 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। और दूसरा हिस्सा वो क्या बताता है? दूसरा हिस्सा यानी सफिक्स, वो कार्बन एटम्स के बीच के दोस्ती की गहराई बताता है। अच्छा। अगर सभी कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो नाम के अंत में लगेगा एन। अगर चेन में कहीं एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ईन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो? आइन। बिल्कुल। तो अगर 2 कार्बन है और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एथ प्लस एन, एथेन। ये तो काफी लॉजिकल है। हाँ, है ना? पर सोर्स में आगे जब फंक्शनल ग्रुप्स जुड़ते हैं तब नाम बहुत लंबे और डरावने हो जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। वो नाम शुरुआत में डरावने लग सकते हैं, लेकिन वो भी इसी सिस्टम का एक्सटेंशन है। मतलब? वो लंबे नाम दरअसल एक पते की तरह होते हैं जो हमें मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बता देते हैं कि मेन चेन कितनी लंबी है, ब्रांच कहाँ है, कौन सा स्पेशल ग्रुप कहाँ जुड़ा है। अच्छा, अब उन स्पेशल पार्ट्स पर आते हैं जिन्हें आपने लेगो सेट का इंजन कहा था, फंक्शनल ग्रुप्स। सोर्स कहता है कि ये किसी कंपाउंड की जान होते हैं जो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तय करते हैं। ये क्या भला है? फंक्शनल ग्रुप्स असल में कुछ खास एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कार्बन की शांत सी चेन से आकर जुड़ जाते हैं और उसे एक पूरी नई पर्सनालिटी दे देते हैं। एक नई पहचान? बिल्कुल। जैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वो कंपाउंड एक खास परिवार का सदस्य बन जाता है और उसी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह बर्ताव करने लगता है। मतलब? ये एक तरह का सरनेम है। जैसे किसी के नाम के आगे शर्मा या खान लगने से उसके परिवार का पता चलता है। क्या बात है, इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। बिल्कुल यही काम है इनका। अच्छा। जैसे अगर कार्बन चेन से OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो अल्कोहल परिवार का सदस्य बन जाता है और उसके नाम के अंत में ऑल का सरनेम लग जाता है। मेथेनॉल, एथेनॉल। हाँ बिल्कुल। सोर्स में एल्डिहाइड और कीटोन का भी जिक्र है, उनमें क्या फर्क है? दोनों में ही कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड होता है, C=O। फर्क है उनकी लोकेशन का। अगर ये C=O ग्रुप चेन के बिल्कुल किनारे पर हो तो वो एल्डिहाइड कहलाता है और नाम के अंत में अल लगता है। और अगर बीच में हो तो? अगर यही C=O ग्रुप चेन के बीच में कहीं फंसा हो तो वो कीटोन कहलाता है और नाम में ओन लगता है। प्रोपेनोन जैसे? हाँ, प्रोपेनोन। इसका कॉमन नाम एसीटोन है जो नेल पेंट रिमूवर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी हैं। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, वो सिरके वाला। एकदम सही। जब कार्बन चेन से COOH ग्रुप जुड़ता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और नाम के अंत में ओइक एसिड लगता है, जैसे एथेनोइक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं। इन परिवारों की बात करते हुए सोर्स में होमोलोगस सीरीज शब्द बार बार आता है। अब ये क्या है? ये वही परिवार है जिनकी हम बात कर रहे थे। होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सबका फंक्शनल ग्रुप मतलब सरनेम एक जैसा होता है। ओके। लेकिन हर अगला सदस्य की कार्बन चेन पिछले वाले से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 लंबी होती जाती है। अच्छा, तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सब अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के सदस्य हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर हमें एक अल्कोहल जैसे एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पता हैं तो हम मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला सदस्य प्रोपेनॉल कैसा बर्ताव करेगा। बिल्कुल, यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये हमें प्रिडिक्ट करने की ताकत देता है। मतलब हर एक को अलग अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं। हाँ, चेन लंबी होने से उनका वजन बढ़ता है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बदलती हैं। और आइसोमर्स, सोर्स कहता है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक है पर स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, ये तो एक ही परिवार में जुड़वा बच्चों की तरह हुए हैं जो दिखते अलग अलग हैं। सही पकड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्यूटेन, C4H10। अच्छा। आपके पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। आप इन्हें एक सीधी लाइन में जोड़ सकते हैं या फिर 3 की चेन बनाकर चौथे कार्बन को बीच वाले कार्बन से एक ब्रांच की तरह लटका सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो दोनों का C4H10 ही रहेगा। बिल्कुल, पर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। ये दिखाता है कि कार्बन कितनी तरह से खुद को अरेंज कर सकता है। तो एक ही फॉर्मूला
पर अलग अलग स्ट्रक्चर। और ये लंबी चेन बनाने की काबिलियत ही हमारी रोजमर्रे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। गंदगी की। हाँ, गंदगी की। आप साबुन की बात कर रहे हैं। सोर्स में इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया है। ये सवाल तो सबके मन में आता है कि तेल लगे हाथ सिर्फ पानी से साफ क्यों नहीं होते, पर साबुन लगाते ही जादू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कार्बन केमिस्ट्री का कमाल है। अच्छा। इसकी वजह है साबुन के मॉलिक्यूल का दोहरा चरित्र। ये एक लंबी कार्बन चेन होती है जिसके 2 सिरे होते हैं, एक सिर और एक पूंछ। सिर और पूंछ, मतलब इसके 2 अलग-अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। इसका जो सिर हेड वाला हिस्सा होता है उसे पानी से बहुत प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाला। हाँ, लेकिन जो लंबी कार्बन वाली पूंछ टेल होती है उसे पानी से सख्त नफरत होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि इस पूंछ को तेल, ग्रीस और गंदगी से बहुत प्यार होता है। तो जब हम साबुन लगाते हैं तो ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। पूंछ गंदगी को पकड़ती है और सिर पानी को। एकदम सही। जैसे ही हम पानी में साबुन लगाते हैं, हजारों लाखों साबुन के मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं। उनकी हाइड्रोफोबिक पूंछें तेल या गंदगी के कण को देखकर उसकी तरफ भागती हैं और उसमें जाकर धंस जाती हैं। और उनके जो हाइड्रोफिलिक सिर है वो बाहर पानी की तरफ रहते हैं। तो ये एक तरह से गंदगी के चारों तरफ एक किला बना लेते होंगे। बिल्कुल, ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल? हाँ, जिसमें गंदगी बीच में कैद हो जाती है और साबुन के मॉलिक्यूल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, अपनी पूंछ अंदर और सिर बाहर की तरफ करके। और जब हम पानी डालते हैं तो पानी साबुन के सिरों को खींचता है और उनके साथ साथ पूरी की पूरी गंदगी भी बह जाती है। वाह, बिल्कुल यही होता है। पानी हाइड्रोफिलिक सिरों को अपनी तरफ खींचता है और पूरा का पूरा मिसेल जिसमें गंदगी